भारत की पॉलिटिक्स में कुछ ऐसे भी पल आए हैं जिन्हें सुन के लगता है क्या यह सच में हो सकता है। याद कीजिए 1979 जब सिर्फ 60 सीट जीतने वाला एक नेता प्रधानमंत्री बन गया। मैं और मेरे साथी इस नतीजे पर पहुंचे और हमारे देशवासी इस नतीजे पर पहुंचे। 154 सीट जीतने वाली पार्टी सिर्फ देखती रह गई। लेकिन हमारा दिल खुशी से भरा नहीं है। या फिर 1999 जब देश के सबसे रिस्पेक्टेड नेता अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ एक वोट से गिर गई। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। ना कोई स्कैम, ना कोई आंदोलन, सिर्फ एक वोट। और आज 2024 के बाद जब मोदी सरकार का 400 पार का सपना पूरा देश कह रहा है अब की बार सिर्फ 240 सीट पर आकर रुक गया, 240 पर सिमट के रह गए, तो एक सवाल फिर से उठता है, क्या फिर 2025 का बिहार इलेक्शन इतिहास दोहराने वाला है? क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता जिन पे पूरी बीजेपी सरकार टिकी है, कल को एक पॉलिटिकल पलटाव मार के पूरा गेम बदल देंगे? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्यों तीसरी बार की मोदी सरकार पहले के 2 टर्म जैसी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और क्या नवंबर 2025 की हार इस सरकार को अधूरा छोड़ देगी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। दोस्तों, जो आजकल ये सिचुएशन बनी है, इस सिचुएशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के दौर को डिटेल में समझना होगा। यह बात है 1975 की, जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी पर कोर्ट ने इलेक्शन रद्द करने का फैसला सुनाया। इंदिरा गांधी पर इल्जाम था कि 1971 के इलेक्शन में उन्होंने सरकारी मशीनरीज का गलत इस्तेमाल किया है। जब 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनका चुनाव रद्द कर दिया, उनकी कुर्सी खतरे में पड़ गई। इस फैसले के जवाब में इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। 2 साल तक पूरे देश में डर का माहौल रहा, जिसमें लोकतंत्र का गला घोटा गया। देखिए, जब 1977 में फिर से चुनाव हुए तो विपक्षी पार्टी जैसे भारतीय जनता पार्टी, जो आज की बीजेपी है, और भारतीय लोकदल ने मिलकर जनता पार्टी बनाई और कांग्रेस को पूरी तरह से हरा दिया। और उस समय के प्रधानमंत्री बनाए गए मोरारजी देसाई, वो बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चली। 1979 में भारतीय लोकदल के नेता चौधरी चरण सिंह ने सिर्फ मिनिस्ट्रीज और पावर के लिए बीजेपी से रिश्ता तोड़ दिया। यहाँ ध्यान दीजिए, चरण सिंह के पास सिर्फ 60 सीट थी, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें बाहर से सपोर्ट देकर पीएम बना दिया। यह वह दिन था जब हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे बड़ा किंग मेकर का खेल देखा गया। देखिए, चरण सिंह ने प्रधानमंत्री की गद्दी तो हासिल कर ली, लेकिन उनके पास कांग्रेस का सिर्फ बाहरी सपोर्ट था। इंदिरा गांधी का मकसद चरण सिंह को पीएम बनाना नहीं, बल्कि जनता पार्टी को तोड़ना और देश में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी दिखाना था, ताकि वह खुद दोबारा पावर में आ सके। जैसे ही चरण सिंह को पार्लियामेंट में बहुमत साबित करने का समय आया, कांग्रेस ने आखिरी वक्त पर अपना सपोर्ट वापस ले लिया। चरण सिंह को अपनी पावर साबित करने का एक भी मौका नहीं मिला, उन्हें तुरंत इस्तीफा देना पड़ा। वह सिर्फ 23 दिन तक पीएम की कुर्सी पर बैठे रहे और उन्होंने कभी संसद का सामना भी नहीं किया। तो इतिहास ने हमें दिखाया है कि पावर की बुक में पलटाव कभी भी हो सकता है, और आज हम वैसे ही कमजोर स्टेबिलिटीज 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद सेंट्रल में देख रहे हैं। जब 4 जून 2024 को इलेक्शन के रिजल्ट आए तो बीजेपी का 400 पार का नारा सिर्फ 240 सीट तक आकर रुक गया। अब बीजेपी मेजॉरिटी से इतनी पीछे थी कि बीजेपी को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता को अपने साथ मिलाना पड़ा, ताकि वो फिर से सरकार बना सके। ये तीनों पार्टीज और कुछ छोटी मोटी पार्टीज ने मिलकर 293 का आंकड़ा टच कर लिया और मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आई। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन यह था कि नीतीश कुमार ने अपनी सीट्स राहुल गांधी को क्यों नहीं दी, उन्होंने राहुल गांधी का साथ क्यों छोड़ दिया। देखिए, इसका जवाब दिल्ली की गद्दी में नहीं बल्कि बिहार की कुर्सी में छिपा है। नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव से पहले जनवरी 2024 में इंडिया अलायंस से निकलकर बीजेपी के साथ दोबारा हाथ मिला लिया था। उन्होंने यह पलटाव इसलिए किया क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वह विपक्ष में रहते तो बिहार में उनकी सीएम की गद्दी गिर सकती थी। समझे कैसे? 2020 के बिहार चुनाव में नीतीश की पार्टी जेडीयू को सिर्फ 43 सीट्स मिली थी, वहीं बीजेपी को 74 सीट्स मिली थी, और इसी समय बीजेपी ने नीतीश कुमार को सीएम बनने में सपोर्ट किया था।
बीजेपी ने अपनी 74 सीट का सपोर्ट जेडीयू को दे दिया, बाकी कुछ छोटे दलों ने भी सपोर्ट किया और इस तरह नीतीश कुमार सीएम बने रहे। अगर नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर इंडिया अलायंस में जाते तो बीजेपी तुरंत उनका सपोर्ट वापस ले लेती। नतीजा यह होता कि नीतीश कुमार को तुरंत सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ती। इसलिए सेंट्रल में बीजेपी का साथ देना उनकी गद्दी बचाने की मजबूरी थी। अब यह मिलीजुली सरकार कब तक चलेगी, यह सेंट्रल की दिल्ली से नहीं बल्कि बिहार की विधानसभा के 243 सीट से डिसाइड होगी और वो मूवमेंट आने वाला है नवंबर 2025 में। बिहार विधानसभा में सत्ता हासिल करने के लिए 122 सीट्स चाहिए और एनडीए के पास लगभग 125 सीट्स है, मतलब उनके पास सिर्फ 3 सीट्स का ही मार्जिन है। सिर्फ 3 या 4 सीट्स का उलटफेर बिहार में एनडीए की सरकार गिरा सकता है। दूसरी तरफ महागठबंधन की ताकत बढ़ रही है। तेजस्वी यादव की आरजेडी 2020 में 75 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी थी और उसके साथ है कांग्रेस, जिसने भारत जोड़ो यात्रा के बाद सेंट्रल में 99 सीट जीतकर अपना जोरदार कमबैक किया है। यह कमबैक सिर्फ नंबर्स का नहीं है, यह जनता के भरोसे का कमबैक है। देखिए, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ये सब नंबर्स और कांग्रेस की बढ़ती ताकत का पता है और इसी डर से उन्होंने महिलाओं के लिए 10,000 की कैश ट्रांसफर स्कीम का दांव खेला। आप खुद सोचिए, इतना बड़ा दांव तभी चल जाता है जब नेता को लगता है कि वह हारने वाला है और उसके पास कोई पॉलिसी या डेवलपमेंट का कार्ड नहीं बचा है। इसका मतलब है कि नीतीश का दिमाग फुल पैनिक मोड पर है। दोस्तों, जब सीएम लेवल पर इतना बड़ा पैनिक हो तो आप समझ सकते हैं कि बिहार का चुनाव सिर्फ स्टेट इलेक्शन नहीं है, ये 2025 का सबसे बड़ा पॉलिटिकल इवेंट है जो सेंट्रल की गद्दी तक को हिला देगा। दोस्तों, अब यहाँ आता है वो पॉलिटिकल सिनेरियो जो पूरे देश की नींद को उड़ा सकता है। अगर नवंबर 2025 में बिहार के चुनाव में एनडीए हारती है तो दिल्ली की कुर्सी कैसे गिर सकती है। इसको एक डोमिनो चेन की तरह देखते हैं, जहां पहले टाइम गिरते ही पूरा खेल खत्म हो जाएगा। जैसे ही बिहार विधानसभा चुनाव का नतीजा आता है और महागठबंधन जीतता है तो नीतीश कुमार, जिनको पलटने की आदत है, वह 1 मिनट भी नहीं सोचेंगे। उनका मकसद सिर्फ सीएम की कुर्सी बचाना है। वो फौरन बीजेपी को छोड़कर जीती हुई पार्टी महागठबंधन के साथ हाथ मिला लेंगे और दोबारा सीएम बन जाएंगे। लेकिन इस बार का पलटाव सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं होगा। जब वो बीजेपी से रिश्ता तोड़ेंगे तो सेंट्रल में एनडीए से अपनी 12 लोकसभा सीट को खींचकर इंडिया अलायंस को दे देंगे। इस एक पलटाव से मोदी सरकार का नंबर 293 से गिरकर सीधा 281 रह जाएगा। अब मोदी सरकार की गद्दी सिर्फ 9 सीट्स के सहारे टिकी है। 281 सीट रहने के बाद भी मोदी सरकार टेक्निकली मेजॉरिटी में तो है, लेकिन अब वो गद्दी मोदी के हाथ में नहीं बल्कि किंग मेकर चंद्रबाबू नायडू के हाथ में होगी। नायडू एक चालाक नेता है। उनकी राजनीति हमेशा मैक्सिमम पॉलिटिकल बेनिफिट पर बेस्ड होती है। वह हमेशा की तरह उसी तरफ झुकते हैं जहां उन्हें सबसे ज़्यादा पावर मिले। इस सिचुएशन में अगर राहुल गांधी और इंडिया अलायंस ने एक मास्टर स्ट्रोक चला दिया, नायडू को पीएम ऑफ इंडिया या डिप्टी सीएम की बड़ी डील ऑफर कर दी, तो नायडू काफ़ी आसानी से बीजेपी को छोड़कर पलट सकते हैं। अगर नायडू ने अपनी 16 सीट्स खींच ली तो मोदी सरकार का आंकड़ा 281 से गिरकर 265 तक आ जाएगा और यहाँ ऑफिशियली सेंट्रल में मोदी गवर्नमेंट का पत्ता कट चुका होगा। सेंट्रल में मोदी गवर्नमेंट के गिरते ही गठबंधन का डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाएगा। महाराष्ट्र के फॉर्मर सीएम एकनाथ शिंदे, जिनकी कुर्सी गारंटी नहीं है, वो फौरन कांग्रेस के कैंप में आ सकते हैं क्योंकि उन्हें महाराष्ट्र के सीएम का पद मिल सकता है। दोस्तों, ऐसी गठबंधन वाली गवर्नमेंट सिर्फ पावर में नहीं बल्कि देश के लिए बड़े फैसले लेने में भी बहुत ज़्यादा कमजोर होती है। जब प्रधानमंत्री को हर छोटे बड़े आर्थिक फैसले, हर विदेश नीति और हर पॉलिसी के लिए 12 या 16 सीट जीतने वाले नेता की मर्जी लेने पड़े तो देश की स्टेबिलिटी खतरे में आ पड़ती है। यह वो सबसे बड़ा रिस्क है जो 2025 का बिहार चुनाव पूरे हिंदुस्तान के लिए लाने वाला है। दोस्तों, जैसा कि हमने 1979 में देखा कि किंग मेकर की ताकत सबसे ऊपर होती है और आज वही किंग मेकर की पोजीशन में है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। अगर राहुल गांधी समझदारी दिखाकर खुद को पीएम पद से पीछे कर देते हैं तो वो 1979 वाला किंग मेकर का खेल जीत सकते हैं। मगर असली सवाल यह है कि क्या नवंबर 2025 में बिहार का चुनाव सिर्फ बिहार तक सीमित रहेगा या फिर ये चुनाव पूरे हिंदुस्तान को हिला देगा और मोदी सरकार की तीसरी टर्म को अधूरा छोड़ देगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में आप बताना मत भूलेगा। और अगर आप राहुल गांधी का कमबैक वीडियो नहीं देखें तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं।
मैं आपसे मिलता हूं फिर किसी ऐसे ठोस मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।